बुलेटिन में खुश आमदीद। आगाज में खबर यह कि अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी की खबर मुस्तरद कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, वॉल स्ट्रीट जर्नल को ईरान से मुताल्लिक मेरे ख्यालात का कोई अंदाज़ा नहीं। ईरान पर हमले की अभी मंजूरी का फैसला नहीं किया, क्या होगा अब देखेंगे। वॉल स्ट्रीट ने खबर दी थी, सदर ने ईरान पर हमले का मंसूबा मंजूर कर लिया, अमल का हुक्म नहीं दिया। अमरीकी अखबार ने दावा किया था, सदर ट्रंप ने मंगल की रात सीनियर मुशीरों को बताया कि उन्होंने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी दे दी, लेकिन फ़िलहाल हतमी हुक्म नहीं दिया जा सकता। ईरान जोहरी प्रोग्राम तर्क करता है या नहीं, ये देखना होगा। रिपोर्ट में बताया गया, फुर्दो में अहम ईरानी जोहरी तनसीबात मुमकिना हदफ हैं। ये मरकज़ एक पहाड़ में है, इसे तबाह करने की सलाहियत सिर्फ अमरीका के पास है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर की अमरीकी सदर ट्रंप से ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई न करने की अपील। बरतानवी वज़ीर आज़म हाउस के तर्जुमान ने कहा, ईरान इसराइल जंग में इजाफे का हकीकी खतरा है। तमाम फरीकैन पर जोर देते हैं कि वो तनाज़े का सिफारती हल निकालें। वज़ीर ख़ारजा डेविड लैम्बी भी कशीदगी में कमी के लिए वाशिंगटन जा रहे हैं, जहाँ वो अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। रूस और चीन ने जंगबंदी के लिए मुश्तरका कोशिश शुरू कर दी। चीनी सदर ने रूसी हम मनसब को टेलीफोन किया, रूस की सालसी की पेशकश की हिमायत का इजहार। चीनी सदर शी जिनपिंग ने व्लादिमीर पुतिन से कहा, इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी अव्वलीन तरजीह है। रूस की सालसी से कशीदगी कम करने में मदद मिल सकती है। रूस ने अमरीका को खबरदार किया, ईरान इसराइल तनाज़े में मुदाखलत ना करे। इसराइल ईरान की जोहरी तनसीबात पर हमले बंद करे। वो शहर में न्यूक्लियर पावर प्लांट के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में तशवीश है, जहाँ रूसी माहिरीन काम कर रहे हैं। जर्मन चांसलर ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को फ़ोन किया। फेडरिक मेर्ज ने इसराइल को सिफारती रास्ता अपनाने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा, खित्ते को मज़ीद जंग से बचाया जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की कल यूरोपीय मुल्कों के हम मनसबों से मुलाकात। अब्बास इराक़ची बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के वज़राए ख़ारजा से मिलेंगे। मुलाकात कल जनेवा में होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि मुलाकात यूरोपीय मुल्कों की दरख्वास्त पर हो रही है। जर्मन सिफारती ज़राए ने गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी को बताया कि ईरान और यूरोपीय मुल्कों के वज़राए ख़ारजा में मुज़ाकरात एटमी प्रोग्राम पर होंगे। ईरानी मीडिया ने बताया, मुलाकात में यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा पॉलिसी की सरबराह काजा क्लास भी होंगी। IAEA ने ईरान के एटमी हथियार बनाने की तरदीद कर दी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह ने कहा, ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। 60% यूरेनियम अफजुदा करने पर शुबहात थे, लेकिन IAEA ने कभी नहीं कहा कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है। It was a matter of years. This is speculation. We did not have any proof of a systematic effort to move into a nuclear weapon. इसराइल का 20 लड़ाका तैयारों से ईरान पर हमला। मिसाइल लॉन्चर और तनसीबात समेत 40 मकामात को निशाना बनाने का दावा। अराक हैवी वाटर रिएक्टर और नेतन्स पर भी हमला किया। ईरानी हुकाम का कहना है, किसी किस्म की ताबकारी का कोई खतरा नहीं, तनसीबात को हमले से पहले ही खाली करा लिया था। इसराइली वज़ीर आज़म ने तेल अवीव में ईरानी मिसाइल हमलों का निशाना बनने वाले मकामात का दौरा किया। कहा, ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका हमारा मुआविन है। अमरीकी दिफाई निज़ाम हमारे लिए काम कर रहा है। अमरीका हमारे साथ मिलकर ईरानी ड्रोन्स गिरा रहा है। ट्रंप को मालूम है, उनके फैसले के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। इसराइली हमलों में ईरान में अमवात की तादाद 639 हो गई। ईरान ने इसराइल के मुतादिद ड्रोन्स मार गिराने का दावा किया है। ईरान का एक और हमला, 100 ड्रोन्स और 15 से जायद मिसाइल इसराइल पर दाग दिया। हमले में सेहूनी फौजी और इक़्तिसादी मराकज़ को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब का कहना है, हमलों की शिद्दत मज़ीद बढ़ाई जाएगी। इससे पहले ईरान के फायर किए गए सिजील मिसाइलों ने वीर शेवा का हुलिया बिगाड़ दिया। इसराइली डिफेंस फोर्सेस के कमांड एंड इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। टेक्नोलॉजी पार्क में आर्मी इंटेलिजेंस कैंप को निशाना बनाया। इसराइली मीडिया का कहना है, 5000 से जायद इसराइली ईरानी हमलों के खौफ से घर छोड़ गए। ईरानी हमलों में 150 के करीब लोग जख्मी हुए, कई की हालत तशवीशनाक है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली शहरियों को फौजी मराकज़ से दूर रहने की हिदायत कर दी। अब्बास इराक़ची ने कहा है कि मिसाइल हमले में इसराइली अस्पताल नहीं, फौजी और इंटेलिजेंस मरकज़ को निशाना बनाया। अस्पताल को मामूली नुकसान पहुंचा, बेशतर हिस्सा पहले ही खाली करा लिया गया था। अस्पताल जख्मी इसराइली फौजियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होता था। हमारी कौम पर हमला करने वालों को बदतरीन अंजाम भुगतना होगा।
ईरानी अफवाज मुजरिमों को निशाना बनाती रहेंगी जब तक वो जारियत से बाज ना आए। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी की व्हाइट हाउस में तारीखी मुलाकात। ISPR ने बताया मुलाकात में ईरान इसराइल तनाज़े पर तफसीली गुफ्तगू हुई। सदर ट्रंप ने इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान के ताउन और खित्ते में अमन की कोशिशों को सराहा। दोनों मुल्कों ने इंसदाद दहशतगर्दी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ बाहमी मफाद पर कायम तिजारती मुआहदे में दिलचस्पी का इजहार किया। आर्मी चीफ ने पाक भारत जंग बंदी में मुस्बत और नतीजा खेज किरदार पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी ने अमरीकी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। अमरीकी सदर ने आर्मी चीफ के एजाज में कैबिनेट रूम में जोहराना दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात में संगे मील है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इस गैर मामूली मुलाकात से पाकिस्तान की अहमियत नुमाया हुई। ये पेशरफ्त मौजूदा हुक्मरानी के हाइब्रिड मॉडल की कामयाबी है। इनकलाबी तब्दीलियां वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ताउन से मुमकिन हुई। खाने पे मदद किया गया के बाद जिस किस्म की पजीराई हुई, बड़ी क्लैरिटी सिचुएशन में आ रही है कि पाकिस्तान जो है मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली और इकनॉमिकली तरक्की की और मजबूती की मंजिलें तय कर रहा है। मियां शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो क़यादत है, एक हाइब्रिड मॉडल इस वक्त हुकूमत का पिछले 1.5-2 साल से चल रहा है, ये उसकी कामयाबी की सबसे बड़ी अलामत। सेनेटर फैसल बावडा कहते हैं कि फील्ड मार्शल को शानदार प्रोटोकॉल मिला, इस तरह दुनिया में किसी को मदऊ नहीं किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनी को कोई डू मोर नहीं कह सकता। हम बैक बेंचेस पर नहीं बल्कि 1 to 1 आकर बैठे हैं। चीफ पाकिस्तान के लिए बहुत सी मुस्बत चीजें लेकर आ रहे हैं। फील्ड मार्शल की बदौलत हम दुनिया के टॉप फोरम पर खड़े हो गए। फील्ड मार्शल ने मईशत को उठाया और मोदी को तबाह बर्बाद कर दिया। पूरी कौम फील्ड मार्शल के पीछे खड़ी है। प्रोटोकॉल आर्मी चीफ को मिला है। आज तक दुनिया में किसी आर्मी चीफ को इस तरह प्रेसिडेंट ने ना मदऊ किया है। हम बैक बेंचर थे, हम फ्रंट बेंच पे नहीं है, 1 to 1 पे आकर टेबल पे आके बैठे हैं। पाकिस्तान इसका बेस्ट बेनिफिट उठा रहा है, इकोनॉमिकल फ्रंट पे उठा रहा है, डिफेंस फ्रंट पे उठा रहा है, वॉर फ्रंट पे उठा रहा है। मोदी को तबाह और बर्बाद कर दिया हमने। आप इतनी बड़ी लीड से आगे जा रहे हैं, इससे ज्यादा आप आर्मी चीफ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत भरपूर खुशखबरियां वो लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा अमन को जंग पर फौकियत दी। नौजवानों ने मालूमात की जंग में पाकिस्तान के हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। सैलानी IT प्रोग्राम कराची के तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त में DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में कामयाबी अमन की जीत है। तलबा ने DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का पुरजोश इस्तकबाल किया। ISPR जो है वो हमारे साथ मौजूद थे, बहुत अच्छे तरीके से हमारे सवालात को क्लियर किए डिटेल में, और जो है हिस्ट्री के साथ उन्होंने क्लियर किया कि पहले क्या था अब क्या है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान आर्मी ना सिर्फ AI बल्कि साइबर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, इस अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी के पास है। अगर आज इंडिया के साथ हम जंग जीतने के बाद इस मकाम पर हैं कि हम प्राउडली कह सकते हैं कि हमने उस कौम को हराया है जो खुद को IT की फील्ड में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझती थी। वजीर तालीम सिंध सरदार अली शाह कहते हैं ARYB ग्लोबल के साथ मिलकर स्टेम प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने के लिए पुराज़म है। आओ मिलकर बनाएं पाकिस्तान की सोच के साथ स्टेम को लिंक करना आज के मसाइल का हल है। सिंध असेंबली बिल्डिंग कराची में ARY न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सरदार अली शाह ने कहा स्टेम एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए सिंध भर में 300 स्टेम लैब बना रहे हैं। इससे टैलेंट की हौसला अफजाई होगी। अफसरान की हिदायत कर दी है कि तमाम स्कूलों में इस प्रोग्राम से मुतालिक आगाही फराहम की जाए। बैतुल इस्लाम वेलफेयर ट्रस्ट और ARYB ग्लोबल के इश्तराक से जारी स्टेम प्रोजेक्ट की सरपरस्ती करेंगे। मुल्क भर से 25 बासलाहियत तलबा का इंतखाब करके उनकी भरपूर हौसला अफजाई की जाएगी। बड़ी खुशी हुई ये बात सुन के कि ARY और हाजीपाल साहब ने भी ग्लोबल और स्टीम एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। बनाए पाकिस्तान, ये थीम और उसको स्टीम से लिंक करना ही आज के मसले का हल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इग्नोर नहीं कर सकते और नेचुरल इंटेलिजेंस को हम हाथ से छोड़ नहीं सकते। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद।
اپڈیٹ کریں آپ کو، آج ایران کی جانب سے اسرائیل پر 2 مرتبہ جوابی میزائل حملے کیے گئے، الجزیرہ یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایران کی جانب سے آج مجموعی طور پر 30 میزائل داغے گئے، 200 اسرائیلی زخمی ہوئے۔ الجزیرہ کے مطابق تل ابیب کے مختلف علاقوں میں میزائل گرے، ایک عمارت بھی تباہ ہوئی۔ بیر شیوا میں میزائل حملے سے سروکا ہسپتال کو بھی نقصان پہنچا۔ مزید بتایا جا رہا ہے کہ شمالی اسرائیل میں بھی نقصان ہوا۔ عینی شاہدین کے مطابق کئی گاڑیاں بھی جل گئیں۔ ایران کے دوسرے میزائل حملے میں اہداف شمالی اسرائیل کے علاقے تھے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے خامنائی کو براہ راست قتل کی دھمکی دے دی۔ اسرائیل کالس نے کہا کہ آج بیر شیبا میں ہسپتال پر حملے کا بدلہ خامنائی کو قتل کر کے لیا جائے گا۔ خامنائی کی حکومت کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ اسرائیل اب ایران میں اسٹریٹجک اہداف پر نئے قسم کے حملے شروع کرے گا۔ اسرائیل کی ریاست کو لاحق خطرات ختم کریں گے۔ عراقی مذہبی رہنما آیت اللہ علی سیستانی نے ایرانی مذہبی قیادت کو نشانہ بنانے پر سنگین نتائج سے خبردار کر دیا۔ انہوں نے خبردار کیا، ایران کی اعلیٰ مذہبی اور سیاسی قیادت کو نشانہ بنایا تو سنگین نتائج ہوں گے۔ مشرق وسطیٰ میں وہ ہوگا جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اس طرح کی کارروائی وسیع پیمانے پر افراتفری پھیلائے گی، خطے کے لوگوں کے مصائب میں اضافہ ہوگا۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججوں کا تبادلہ آئین کے مطابق ہے۔ ججوں کا تبادلہ غیر آئینی نہیں۔ سپریم کورٹ نے ججز ٹرانسفر کیس کا فیصلہ 3-2 کی اکثریت سے سنا دیا۔ جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس شاہد بلال، جسٹس صلاح الدین پنہور نے اکثریتی فیصلہ سنایا۔ جسٹس نعیم افغان اور جسٹس شکیل احمد نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے ججوں کی سینیورٹی کا معاملہ صدر پاکستان کو واپس ریمانڈ کر دیا۔ ججز تبادلے کے لیے صدر پاکستان کا اختیار باقاعدہ طریقہ کار کے تحت استعمال ہوتا ہے۔ صدر ججوں کا تبادلہ متعلقہ جج چیف جسٹس پاکستان کی مشاورت سے کرتے ہیں۔ سینیورٹی کے فیصلے تک جسٹس سرفراز ڈوگر بطور قائم مقام چیف جسٹس فرائض جاری رکھیں گے۔ آرٹیکل 200 اور 175 دونوں علیحدہ ہیں۔ آرٹیکل 200 صدر مملکت کو ٹرانسفر کا اختیار دیتا ہے۔ آرٹیکل 175 ججز کی جوڈیشل کمیشن کے ذریعے تقرری سے متعلق ہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے اختلافی نوٹ میں لکھا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ٹرانسفر کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ ٹرانسفر کے معاملے پر صدر مملکت نے آئینی خلاف ورزی کی۔ آئین پاکستان تبادلہ ہو کر آئے ججز کو مستقل طور پر ہائی کورٹ کا جج بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔ تبادلہ ہو کر آئے ججز کے لیے کوئی وقت مقرر کرنا ہوتا ہے۔ ججز کا تبادلہ جلد بازی میں کیا گیا، وجوہات بھی نہیں دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کا تبادلہ بدنیتی پر مبنی تھا۔ امیر علاج کے لیے باہر چلا جاتا ہے، غریب تڑپتے تڑپتے مر جاتا ہے۔ اب پنجاب میں ان بیماریوں کا بھی علاج ہوگا جو پہلے پاکستان میں ممکن نہ تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں کلینک آن ویلز کے دوسرے مرحلے کا افتتاح کر دیا۔ کہا، صحت کے شعبے میں کام صرف نون لیگ دور میں ہوا، پورے پنجاب میں صحت کی سہولتوں کا جال بچھا دیں گے۔ ہیلتھ میں جینوئنلی کام ہوا، شہباز شریف صاحب کے دور میں ہوا، شہباز شریف صاحب کے دور میں۔ اس کے بعد کام رل گئے، کینسر کے مریضوں کو سڑکوں پہ آنا پڑا۔ آج کینسر کی ادویات لوگوں کے گھروں پر 2-2 مہینے کا سٹاک پہنچایا جا رہا ہے۔ کلینکس آن ویلز پورے پنجاب میں پھیل جائیں گے۔ یہ ایک انقلاب ہے۔ یہ لوگوں کے دروازے پہ جا کے میڈیسن چیک اپ کی سہولیات مہیا کر رہے ہیں۔ کلینکس آن ویلز کے ذریعے 39,000 مریضوں کا روزانہ کی بنیاد پہ علاج ہو رہا ہے۔ ہاسپٹلز کا جو ڈیٹا ہے چیک کیے بغیر نہیں سوتی۔ پورے پنجاب میں صحت کی سہولیات کا جال بچھانے جا رہے ہیں۔ لاہور کے اندر نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ بنانے چاہ رہے ہیں۔ اس کے اندر 15 سے 20 نئے ہسپتال بن رہے ہیں غریب لوگوں کے لیے۔ ان امراض کا علاج ہوگا جن امراض کا علاج پاکستان میں نہیں ہے۔ امیر تو باہر چلا جاتا ہے، غریب جو ہے وہ تڑپتا تڑپتا جان دے دیتا ہے۔ بجٹ ایسا ہونا چاہیے جس سے عوام کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ خاتون اول آصفہ بھٹو نے قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ اس وقت ملک میں 20 ملین بچے اسکول نہیں جاتے، تعلیمی ایمرجنسی کی ضرورت ہے۔ شرم کی بات ہے 2025 میں بھی لوگ بجلی سے محروم ہیں۔ اس پر حکومت نے سولر پر ٹیکس لگا کر غریب سے مزید دور کر دیا۔
खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ जो हमारे वतन का दिफा कर रहे हैं। खास तौर पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ जिस तरह इस मुश्किल वक्त में उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। Pakistan deserves a budget that is progressive, people-centric and protective of the most vulnerable in our society. GDP numbers mean little when 40% of our children are stunted and over 20 million remain out of school. Foreign reserves mean little if our people cannot afford dal and roti. This is not the time for austerity to be imposed on the poor while luxuries remain for the privileged. We need to increase allocation for education. It's a national emergency. It is a shame that in 2025, over 56 million Pakistanis still live without electricity. Government, in its short-sightedness, has imposed tax on solar panels. We should not be punishing people for turning to solar energy. चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने जंग के दौरान बैनुल-अक़वामी मीडिया को एंगेज किया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में सफारती महाज पर भारत का बयानिया मलियामेट हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द ने बेहतर तरीके से पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया भर में पेश किया। बिलावल भुट्टो कल कराची आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी शानदार इस्तक़बाल करेगी। भुट्टो ज़रदारी ने पाकिस्तान का केस पेश किया, ऐसे मौसर तरीके से किया कि पूरी दुनिया की सोच ही तब्दील हो गई है। कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कराची तशरीफ़ ला रहे हैं। अपने दौरे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फ़ैसला किया है कि हम उनका एक शानदार इस्तकबाल कराची एयरपोर्ट पे कल करेंगे। जो भी पाकिस्तान को चाहने वाले वो आएँ एयरपोर्ट पे, उनका इस्तकबाल करें। हमने चेयरमैन साहब से दरख्वास्त की है कि जो इस्तकबाल करने लोग आएंगे उनसे कुछ चंद लफ्ज़ भी। अपडेट करें आपको कि ईरानी मीडिया ने आज इसराइल पर मिसाइल हमलों की वीडियो जारी कर दी है। ये हमले तल अवीव और हैफा समेत मुख्तलिफ इलाकों में किए गए हैं। अल जज़ीरा ने यह रिपोर्ट किया कि आज ईरान की जानिब से इसराइल पर 2 मरतबा जवाबी मिसाइल हमले किए गए और मजमूई तौर पर 30 मिसाइल दागे गए। 200 इसराइलियों के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। तल अवीव के मुख्तलिफ इलाकों में ये मिसाइल गिरे, एक इमारत भी तबाह हुई। अल जज़ीरा टीवी मज़ीद बताता है कि बेरशेवा में मिसाइल हमले से सरोका हस्पताल को भी नुकसान पहुँचा, जबकि शिमाली इसराइल में भी नुकसान हुआ। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक यहाँ कई गाड़ियाँ जल गईं। ईरान के दूसरे मिसाइल हमले में अहदाफ शिमाली इसराइल के इलाकों में थे, जिसकी वीडियो ईरानी मीडिया ने जारी कर दी। ईरान में 24 घंटे से इंटरनेट ब्लैकआउट। लंदन में कायम इदारे नेट ब्लॉक्स ने ईरान में इंटरनेट बंदिश की तस्दीक कर दी। नेट ब्लॉक्स के मुताबिक नवंबर 2019 के बाद ईरान में सबसे बड़ा इंटरनेट ब्लैकआउट है। ऐसे वक्त में राब्ता मुनक़ता होना खतरनाक है जब मवासलाती राब्ते नागुज़ीर हैं। ईरानी वजारत मवासलात का कहना है इंटरनेट बंदिश शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। दुश्मन इंटरनेट का इस्तेमाल करके शहरियों को निशाना बना सकता है। अरब मीडिया ने बताया ईरान में इंटरनेट बंदिश इसराइल से जंग के तनाजुर में की। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं ईरान के बाद इसराइल का अगला निशाना पाकिस्तान है। हमें खुलकर ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए मौलाना ने कहा लबनान, शाम पर भी हमले हो चुके, इराक पर जो गुजरी है वो सबके सामने है। उसके बाद ईरान पर हमला हुआ। हमें अपनी पॉलिसी पर गौर करना होगा। यहूद हनूद ये एक फिलिस्तीन से आगे लबनान पर वो हमले कर चुका है, शाम पर हमले कर चुका है। पुराने कब्जे एक तरफ, हाल ही में जो उसने शाम की दिफाई कुव्वत को तबाह किया है, इराक पे जो कुछ गुजरी है वो आपके सामने है। उसके बाद ईरान, उसके बाद अब पाकिस्तान और पाकिस्तान की एटमी कुव्वत को। ऐसे हिंदुस्तान हमारे लिए खतरा है। हम खित्ते के ममालिक के साथ अंगेज नहीं हो रहे। हमें अपने दोस्त ममालिक हमसे दूर होते जा रहे हैं। वो गर्मजोशी नहीं रही है जो किसी जमाने में थी और आज होनी चाहिए थी। ऐसी तमाम सूरत हाल हमें गौर करना होगा अपनी पॉलिसियों में। सांगड़ के इलाके शहादातपुर से मुबैना अगवा 3 हिंदू लड़कियां और 1 लड़का कराची से बाजियाब। पुलिस का कहना है कि बाजियाब कराए गए शीनाबाई, जियाबाई, दियाबाई और हनी कुमार को कल शहादातपुर मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। सांगड़ हिंदू पंचायत के सदर का कहना है कि बच्चियों के वालिदैन से मुलाकात कराई जाए। हमें अदालतों पर एतमाद है, जो भी फैसला होगा कबूल करेंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए आबाई न्यूज़।